गलती मेरी थी, मैंने म्यूट किया हुआ था अपना माइक। It's okay, it's okay. बहुत शुक्रिया संजय और सभी साथियों का। दोस्तों, पिछले दिनों इप्टा में एक आयोजन किया गया था नहीं, आप बोले ना नहीं चाहिए, इसी शीर्षक से आप बोले ना बंद कर दो। अभिनेता की तैयारी। मैं समझता हूँ कि उसी की एक अगली कड़ी के रूप में मैं अभिनय और अभिनय को लेकर के, अभिनेता की तैयारी को लेकर के जो मेरा जो अनुभव है वो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ, एक संवाद की तरह से। ये कोई कार्यशाला नहीं है, हो भी नहीं सकती है। ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म की अपनी सीमाएं हैं। मित्रों, मैं बहुत प्रारंभ में ही विनम्रतापूर्वक ये कहना चाहूंगा कि हम लोग उन लोगों में हैं जिन लोगों ने, जिनका ये सौभाग्य नहीं रहा कि उन्हें औपचारिक प्रशिक्षण उन लोगों ने लिया हो, वैसे लोगों में मैं हूँ। मेरी कोई औपचारिक मेरा कोई प्रशिक्षण नहीं है और नहीं मैं अभिनय का प्रशिक्षक ही हूँ। मेरा जो सबसे प्रिय विषय है वो है मेकअप और कॉस्ट्यूम, जिस पर मैं चाहता हूँ कि कभी आप लोगों से बात करूं। अभिनय पर बात करने, चूंकि पिछले 25 से ज्यादा वर्ष हो गए मुझे अभिनय किए हुए, बतौर निर्देशक अभिनेताओं के साथ जो काम करने का अनुभव है, उसके आधार पे मैं अभिनय के संबंध में और अभिनेताओं की जो तैयारी है, शारीरिक और मानसिक, भौतिक जो शरीर हमारा है और जो हमारा आत्मिक जगत है, हमारी जो चेतना है, उसके स्तर पर जो तैयारी है, वो तैयारी किस तरह से की जा सकती है। लेकिन सबसे पहले ये मेरे जो संवाद का जो 3 हिस्सा मैं चाहता हूं कि करूं। पहला, जिस अवधारणा के स्तर पर, यानी कॉन्सेप्ट के स्तर पर मैं जो सोचता रहा हूं, मैंने जो रियलाइज किया है अभिनय को लेकर, खासतौर से नाट्य अभिनय को लेकर के, उसकी कुछ स्थापनाएं जो मैंने रियलाइज की हैं, उन्हें आपके साथ शेयर करूं। उसके बाद कुछ स्लाइड्स हैं जिनके जरिए हम अभिनेता के शरीर के संबंध में और उनकी विभिन्न स्थितियों के संबंध में बातचीत करेंगे। मित्रों, अभिनय क्या है? ये अन्य कलाओं से किस स्तर पर भिन्न है और अभिनेता का माध्यम क्या है? ये 3 बुनियादी प्रश्न है जिससे हमको शुरू करना चाहिए। मित्रों, नाट्य कला अभिनय केंद्रित कला है। यह अनेक आदिम प्रवृत्तियों की तरह हम सब में उसी तरह मौजूद है, जैसे घृणा, द्वेष, प्रेम, वात्सल्य, संघर्ष, सहयोग आदि इत्यादि। दूसरे शब्दों में, मानव सभ्यता के प्रारंभ में जो प्रवृत्तियां विकसित हुई, उनमें नाट्य कला या अभिनय एवं एक प्रमुख प्रवृत्ति है। मित्रों, हो सकता है आप लोगों को लगे कि ये भाषा थोड़ी सी संश्लिष्ट है, जटिल है, लेकिन जब हम अवधारणा की बात करते हैं तो कई बार होता है कि हम बहुत, चूंकि लेखन मेरा काम नहीं है, मेरा बहुत अनुभव नहीं है, तो जो कम अनुभवी लेखक होते हैं वो थोड़ी जटिल भाषा का ही प्रयोग करते हैं। और फिर दूसरा इसका पक्ष ये है कि जब हम कोई सिद्धांत या उदाहरणा की बात करते हैं तो उसमें कई ऐसी शब्दावलियों का प्रयोग करना पड़ जाता है, तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा। और मुझे उम्मीद है कि ये जो मैं जिस तरह की शब्दावली का प्रयोग कर रहा हूँ वो आप सबके समझ में भी, हम सबकी समझ में आ रहा होगा। मित्रों, मैंने ये समझा है इसे कि प्राचीन आदिम अनुष्ठानों में जो कलाएं विकसित हुई, उसमें बहुत सारी कलाएं थी, मसलन गुफा चित्र, उसी से नृत्य मूलक अभिनय। तो प्राचीन आदिम अनुष्ठानों में विकसित कलाओं में अभिनय एक प्रमुख कला है, यह निर्विवाद है और ये एक प्रवृत्ति की तरह हमारे अस्तित्व से जुड़ा हुआ है।
रंगमंच अभिनेता केंद्रित कला है, यानी अभिनेता की कला है, इसलिए रंगमंच के प्रति हमारे आकर्षण का केंद्रीय बिंदु भी अभिनेता ही होता है। मित्रों, अक्सर हमारे जो युवा साथी आते हैं रंगमंच में, वो अभिनेता ही बनने के लिए आते हैं। उनका पहला आकर्षण जो होता है वो उसका कारण क्या है? जैसे ये क्यों ऐसा होता है कि हम अभिनय के प्रति, जैसा मैंने अभी निवेदन किया कि ये एक प्रवृत्ति के तरह तौर पे हमारे अंदर मौजूद है। हमारी अपनी अभिव्यक्ति के जो माध्यम है उसमें जो अलग अलग विधाएं हैं, उनमें अभिनय भी एक ऐसी विधा है जो आदिम प्रवृत्ति के तौर पे, मैं तो मानता हूं कि घृणा, द्वेष, प्रेम, वात्सल्य आदि जो प्रवृत्तियां हैं, उन प्रवृत्तियों की तरह हमारे साथ बहुत ही गहराई से अभिनय भी हर मनुष्य के साथ जुड़ा हुआ है। अब जैसे देखिए, बच्चे जो हैं वो जो माने बच्चे प्रकृति के ज्यादा नजदीक होते हैं, तब अपने प्राकृतिक उसमें परिवेश में हर बच्चा जो है वो अभिनय का कौतुक करता है। और आप अभी जैसे मैंने बहुत सारे उदाहरण है हमारे जीवन में, जब हम पहली बार झूठ बोल रहे होते हैं अपनी माँ से, तो वो भी दरअसल एक तरह का अभिनय ही होता है। जब कृष्ण कहते हैं कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, तो उसमें आप देखिए कि अद्भुत अभिनय का सृजन होता है। तो अब ये प्रश्न है कि अभिनय अन्य कलाओं से भिन्न कैसे है? शायद जो माध्यम है अभिनय का, वो इसको एकदम भिन्न कर देती है। ये उसका माध्यम उसको भिन्न कर देता है। जैसे हम जानते हैं कि चित्रकार जो है उसका माध्यम रंग है, वो ब्रश का इस्तेमाल करता है, वो उसका टूल है। एक कवि है जो शब्द के संयोजन से कविता की रचना करता है। वादक जो है या संगीतकार है अपने वाद्य यंत्र का उपयोग करता है। अभिनेता अपने शरीर का इस्तेमाल करता है, और न सिर्फ अपने भौतिक शरीर का इस्तेमाल करता है, बल्कि अपनी चेतना के साथ उस शरीर का वो इस्तेमाल करता है। इसमें अभिनेता का शरीर ही उसकी कला के संप्रेषण का माध्यम होता है, और शरीर के साथ सक्रिय रहती है उसकी चेतना। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभिनय के क्रम में अभिनेता यानी जो व्यक्ति है जो मंच पर है, अभिनय के क्रम में अभिनेता यानी व्यक्ति और अभिनीत किए जाने वाले चरित्र के बीच एक द्वंद्वात्मक संबंध बनता है, डायलेक्टिकल रिलेशन बनता है। अभिनेता यानी सर्जक जो क्रिएट कर रहा है, अभिनेता, और चरित्र जो सृजित हो रहा है, ये जो डुअलिटी है, ये जो द्वैत है, ये जो डुअलिटी है अभिनेता और चरित्र की, ये डुअलिटी इसको अन्य कलाओं से अलग करती है, इसे विशिष्ट बनाती है। थोड़ा सा मैं विराम लूंगा, मैं कुछ आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। देखिए, अभिनेता की कला को कई लोगों ने कायांतरण कहा है। आज शहर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जावेद को मैं सुन रहा था, उन्होंने अभिनय पर बहुत विस्तार से बात की। तो ये इस पर चर्चा कई बार हुई कि अवतार लेता है, हर अभिनेता हर बार अवतार लेता है हर चरित्र में। इस पर मैंने कुछ थोड़ा भिन्न ढंग से सोचा है, वो आपसे मैं साझा करना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। पर्यवेक्षण यानी ऑब्जर्वेशन, अभ्यास और अपने भौतिक प्रयासों द्वारा, यानी आप जो कोशिश करते हैं, तो पर्यवेक्षण और अपने भौतिक प्रयासों द्वारा निर्मित भाव जगत और अवचेतन तथा अंतः प्रेरणा से अभिनेता अपने अभिनय का ताना बाना बुनता है।
चरित्र निर्माण की प्रक्रिया में वो अनुकरण से प्रारंभ करते हुए पात्र की भौतिक, मानसिक, आत्मिक विशेषताओं का सृजन करता है। इसलिए चरित्र की शारीरिक, देह भंगिमा, भावाभिव्यक्ति और उसके हाव भाव की शैलीबद्धता निर्धारित करने के क्रम में वो इन सब का एक अलग ही मौलिक पाठ तैयार करता है। अभिनेता की इस प्रक्रिया को किसी ने बहुत खूब कहा है कायांतरण। निश्चित ही किसी नाटक में अभिनय करते हुए समर्थ अभिनेता कायांतरण तो करता है। इसे बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है मित्रों। उस कायांतरण तो करता है, लेकिन वो काया ना तो उसकी स्वयं की रहती है, न वास्तविक चरित्र की, बल्कि वो एक तीसरी काया होती है, नाट्य अभिनेता की काया। अभिनेता और चरित्र का ये द्वंद्वात्मक संबंध ही नाट्य अभिनय की विशेषता है। और मुझे लगता है कि इस तरह की स्थापनाओं में बहुत ज्यादा रुचि शायद न हो। ऐसी परिस्थिति में इस पृष्ठभूमि में अब उदाहरणात्मक स्तर पर बहुत सारी बातें मैं रखना चाहता था, लेकिन समय की भी अपनी सीमा है। तो ये जो ड्युअलिटी है, द्वंद्वात्मकता है, तो इसको खास तौर से समझने की जरूरत है। मैं एक और उदाहरण आपके सामने पेश करना चाहता हूं। अब इसको समझने की जरूरत है। ये तो हमने अभी चर्चा की कि जो डायलेक्टिकल जो रिलेशन है और जो सर्जक है और जो सृजित कला है, यानी जो अभिनय है, जो चरित्र है जिसका सृजन किया कर रहा है अभिनेता, उसके बीच एक द्वैत संबंध होता है, एक डुअलिटी होती है। इस तरह अभिनय अभिनेता के माध्यम शरीर की तैयारी यानी अभ्यास और उसकी से संचालित कला है। सायास चेतन अवस्था में किए गए निरंतर अभ्यास से जो अनुभव हासिल होता है वो एक मानसिक प्रक्रिया में अवचेतन का हिस्सा हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में अभ्यास से अर्जित अनुभव और चेतन द्वारा संचालित होता है और उसके लिए अलग से सायास बल लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, और इस तरह एक एफर्टलेस परफॉर्मेंस संभव होता है। ये कहना बहुत आसान लगता है, लेकिन इसको बहुत एक आसान उदाहरण से समझा जा सकता है। और ये उदाहरण मैं बार बार देता हूं, हर बार देता हूं, बहुत सटीक उदाहरण है। हम में से कई लोगों ने, ज्यादातर लोगों को ये बाइसिकल चलाने का अनुभव है। आप याद कीजिए वह क्षण जब आपने सबसे पहले साइकिल चलाने का प्रयास किया था। आपके साथ आपका कोई भी भाई, पिता या कोई मित्र आपके सहयोग के लिए वहां मौजूद रहता था और वो कहता था कि देखो ये हैंडल पकड़ो, सीट पर बैठो, पैडल चलाओ, और सामने कोई आया तो घंटी भी बजाना, और अगर कोई एकदम सामने आ जाता है तो तुमको ब्रेक लगाना है। आप ये सोचते थे कि इतना काम एक साथ कैसे हो सकता है, और जब आप प्रयास करते थे तो आप गिरते थे, बार बार आप उसका प्रयास करते थे, बार बार अभ्यास करते थे, तब आपने साइकिल चलाना शुरू कर दिया। जब साइकिल चलाना शुरू कर दिया तो बिना किसी सोच के, बिना किसी सायास प्रयास के वो स्वयं घटित होना शुरू हो जाता है, यानी साइकिल आप चलाने लगते हैं। तब आपको ये भी याद नहीं होता है कि कब कोई सामने से आया, कब आपने ब्रेक लिया, कब आपने घंटी बजाई। तो वही मैं बता रहा था, उसको दूसरे तरह से अगर हम कहें कि अभिनय कला के लिए चूंकि अभिनेता का स्थूल और आत्मिक शरीर ही माध्यम है, इसलिए अभिनेता ही वो सर्जक है
जो 24 घंटे रियाज कर सकता है। अभिनय कला के लिए ये अभिनेता को ही ये हासिल है कि वो 24 घंटे रियाज कर सकता है। जैसे रिहर्सल के दौरान अगर आपके वरिष्ठ अभिनेता मित्रों ने या निर्देशक ने बताया कि आपके खड़े होने का ये ढंग अच्छा नहीं है, आपका ये जो जेस्चर है या आपकी जो हस्त मुद्रा है वो दोषपूर्ण है, आपका जो बोलने का ढंग है वो गलत है, आपका जो डिक्शन है वो उसको ऐसे सुधार हो, तो इसको अब जब आप अभ्यास में 24 घंटे अभ्यास में आप डाल सकते हैं। क्यों डाल सकते हैं? क्योंकि आपका माध्यम आपका शरीर ही है। एक सितार बजाने वाला जो कलाकार है उसके को ट्यून सितार चाहिए, उसके बाद उसमें उस 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा या 8 घंटा अभ्यास करेगा। लेकिन चूंकि आपका जो शरीर ही आपका माध्यम है और आपकी चेतना उसके साथ उसको संचालित कर रही है, अभिनय की कला का सृजन कर रही है, तो आप स्वप्न में भी रियाज कर सकते हैं। बल्कि मैंने तो कहा है कि स्वप्न अभिनय की सबसे प्रभावशाली प्रयोगशाला है। स्वप्न एक तरह से अभिनेता के कला सृजन की आत्मिक प्रयोगशाला है। मित्रों, अब ये है कि हम अभिनय में करते क्या हैं। अब ये हमने समझ लिया, हमने ये साझा किया अभी कि हमारा शरीर जो है वो पूरे अंग उपांग जो हमारे हैं वो पूरा शरीर ही हमारा माध्यम है। और उसमें कृष्ण की तरह ये जो अगर ये रथ है तो सारथी जो है वो चेतना है, वो वहां मौजूद है। जैसे कोई ये कहता है कि एकदम इन्वॉल्व हो जाना, किसी को किसी चरित्र में इतना इन्वॉल्व हो जाना कि उसको इस बात का भी अंदाजा नहीं होता है कि वो खुद क्या है। मैं समझता हूँ नाट्य कला, नाट्य अभिनय में ये आग्रह, ये एक तरह का ये कह सकते हैं भ्रम है कि ऐसा होता है। दरअसल हम हमेशा, जैसा मैंने कहा कि एक तीसरी काया हो जब बनती है और उसमें सचेत रूप से जो आपकी चेतना है वो लगातार आपको निर्देशित करती रहती है, आपको आपका मार्गदर्शन करती रहती है। यहाँ एक उदाहरण मैं और आप पढ़ना चाहूंगा, बहुत बड़ा नहीं है। अभिनेता और चरित्र का संबंध द्वंद्वात्मक होता है, जैसा मैंने अभी कहा। ये कहने सुनने में भले ही आकर्षक लगता है, और अभिनेता और चरित्र का एकाकार या एकात्म हो जाना ही श्रेष्ठ अभिनय की कसौटी है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। किंतु व्यावहारिक स्तर पर यह संभव होता नहीं है। बल्लाद साहनी या नसीरुद्दीन शाह बेहतरीन अभिनेता इसलिए हैं क्योंकि वे चरित्र के प्रति अन्य की अपेक्षा ज्यादा आलोचनात्मक होते हैं, क्रिटिकल होते हैं। वे सचेत प्रयास माने कॉन्शियस एफर्ट और तर्क बुद्धि से, लॉजिक से किसी चरित्र की सूक्ष्मतर भौतिक और आत्मिक विशिष्टताओं को अपने अनुभव में रूपांतरित कर सकने में सक्षम होते हैं। वे कभी किसी चरित्र को हूबहू पेश नहीं करते, या यूं कहें कर नहीं सकते, बल्कि वे उस चरित्र विशेष का एक शैलीबद्ध स्टाइलाइज्ड प्रारूप, स्टाइलाइज्ड फॉर्मेट प्रस्तुत करते हैं, शैलीबद्ध प्रारूप ही प्रस्तुत करते हैं। उनकी चरित्र की इस शैलीबद्धता पर उनके यानी अभिनेता के गहरे विश्वास का ही ये नतीजा होता है कि दर्शक भी उस अभिनेता द्वारा अभिनीत चरित्र को उसी रूप में स्वीकार करते हैं। अब इसको जरा उदाहरण से समझते हैं। बेन किंग्सले बेहतरीन अभिनेता है, किंतु गांधी फिल्म में वे गांधी का एक विशिष्ट शैलीबद्ध प्रारूप रचते हैं जो वास्तविक महात्मा गांधी जैसा नहीं है।
बल्कि किंग्सले द्वारा प्रस्तुत गांधी का अभिनटन है। दूसरा उदाहरण नटमंडप पटना की प्रस्तुति बापू से दिया जा सकता है, जिसमें बिहार के वरिष्ठ अभिनेता जावेद अख्तर खान महात्मा गांधी की एक ऐसी शैलीबद्धता का आविष्कार करते हैं जो दर्शक के अनुभव से गुजरते हुए उनके लिए यथार्थ का सृजन करती है। बकौल बाबा कारंत, शैलीबद्धता अपने चरमोत्कर्ष पर यथार्थवादी प्रभाव में परिवर्तित हो जाती है। जिन लोगों ने सावित्री देवी का परफॉर्मेंस देखा होगा उनको भी इस बात का एहसास होगा कि सावित्री देवी का अभिनय भी इसका सशक्त उदाहरण है। मित्रों, ये जो एक अवधारणात्मक स्तर पर मैं चाहता था, क्योंकि हम किसी चीज को बहुत आसान जो समझते हैं तो उसके पीछे की जो पूरी ऐसा होता नहीं है। हमें लगता है सामान्यतः युवा अभिनेता या कोई युवा जब किसी रंगमंच की संस्था में, रंगमंच नाट्य संस्था में आता है तो उसके मन में अभिनय करने की ही इच्छा होती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसे करना क्या है। वो तो बोलता है, वो खांसता है, वो रोता है, वो हंसता है, अपने जीवन में जिस तरह से व्यवहार करता है वैसा ही तो करना है। तो सबसे आसान कला भी लगती है, अभिनय कला को सबसे आसान समझ लिया जाता है, जबकि बहुत ही संश्लिष्ट कला है। ये मैं निवेदन करना चाहता था। अब जैसे किसी नाटक को आप कैसे परिभाषित करेंगे? नाट्यालेख को आप कहेंगे कि कथोपकथन यानी बातचीत जो है वो एक नाटक की पहचान है। सिर्फ कथोपकथन बातचीत ही नाटक नहीं है, उसमें संवादों का संघर्ष है, घात प्रतिघात है, एक्शन है, चरित्र है। इन तमाम चीजों को मिला करके हमारा एक नाट्य आलेख तैयार होता है। तो जिस तरह से हम कह सकते हैं कि नाट्य आलेख अपने आप में माफ करें, कथोपकथन अपने आप में नाटक नहीं है, उसी तरह से दैनिक जीवन में जो कुछ घटित हो रहा है उसको उसी रूप में प्रस्तुत कर देना वो अभिनय नहीं है। अभिनय में बहुत ही आप फोकस होकर के, जब आप जैसे हम कहते हैं कि अगर रंगमंच कला की बात हम करें तो उसमें जो खास बात है वो क्या है? संक्षिप्तता है। बहुत विस्तार में चीजों को नहीं कहना, हम नहीं कहना है, बल्कि बहुत संक्षिप्तता के साथ, बहुत तीव्रता के साथ, बहुत प्रभावी रूप में, बहुत फोकस्ड होकर के अपनी बात को कहनी, अपनी बात को प्रस्तुत करना है। तो ये धारणा जो है सामान्यतः अभिनेताओं में कि सबसे आसान कला है। आप इसलिए आकर्षित होते हैं, जैसा कि मैंने पूर्व में निवेदन किया, कि अभिनय दरअसल आदिम प्रवृत्ति की तरह हम में हमारे अंदर मौजूद है। हम हमेशा हर क्षण कहीं न कभी लगातार, कभी कभी लगातार अभिनय कर रहे होते हैं। लेकिन जब उसको एक कला के रूप में संगठित करते हैं, जब उसको एक संघनित रूप में जब उसको प्रस्तुत करना होता है तो वो एक संश्लिष्ट कला के तौर पे उसका ये होता है। मित्रों, बीच में आ गया। हाँ, ये आप लोगों को दिख रहा है? कोई बता दे। हेलो, स्लाइड जी दिख रहा है जी हाँ। अब यहाँ से हम बहुत हल्के फुल्के ढंग से बात को आगे बढ़ाएंगे। अभिनेता की तैयारी, जिसका नायक है, रंगमंच का नायक एक अभिनेता है। बाकी तमाम जो लोग हैं, जैसे कि अभी तो बड़ा दुर्भाग्य है हिंदी रंगमंच का कि जो रंगमंच का एक की त्रयी थी, नाटककार, अभिनेता और दर्शक, वो तो पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो चुका है। नाटककार, अभिनेता और दर्शक की त्रयी से रंगमंच की रचना होती है। निर्देशक तो बहुत बाद में इसमें आया,
तो ये जो त्रयी है उसमें नाटककार की कोई स्थिति नहीं बन पाई। हाँ, कविता कोई हमारे यहाँ एक और भी है हिंदी भाषी पूरे क्षेत्र में हिंदी एक उपन्यासकार कहानी भी लिख लेता है, कविता भी लिख लेता है और नाटक भी लिख लेता है। हमारे यहाँ प्रोफेशनल नाटककार नहीं है, बहुत कम है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं है। उसी तरह से पेशेवर अभिनेता की कमी है, पेशेवर निर्देशक की भी कमी है। बहरहाल तो कैसे तैयार हो, सबसे पहले हमारा आग्रह है कि आपके तमाम जिन निर्देशकों के साथ आपने काम किया या आपके जो वरिष्ठ अभिनेता साथी हैं उन्होंने आपको बताया होगा कि सबसे पहले अपने शरीर को जानो। आप शरीर को जानेंगे तब आप एक कदम आगे बढ़ पाएंगे, उसके बाद फिर चेतना को जानने की बात आएगी। तो अब ये देखिए कि ये जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है उसको भी समझने की जरूरत है। ये चूंकि जल्दी में मैंने आज ही ये स्लाइड तैयार किया इसलिए अंग्रेजी में है, अगली बार कभी होगा तो इसको हिंदी में भी करेंगे। आप सब पढ़ पा रहे हैं? इसमें है कि हमारा शरीर क्या है, हर एक्टर के शरीर की अपनी विशेषता या उसकी कुछ खामियां होती हैं, कुछ उसकी खूबियां होती हैं, कुछ खामियां होती हैं। उन खूबियों खामियों को जानने के लिए अपने पूरे शरीर को जानना होगा। तो एक जैसे हम कहते हैं ना ऑर्गेनिक अभिनय एक जैविक क्रिया कब बनती है, जब वो पूरी तरह से आप प्रकृति के साथ उसका एक तालमेल होता है। तो इसके लिए जरूरी है कि हम अपने शरीर को जानें। एक तो मानव शरीर क्या होता है और फिर हमारे शरीर की अपनी क्या विशेषता है। तो इसको पढ़ने की जरूरत है, आप सब पढ़ रहे हैं भी हूं। द ह्यूमन बॉडी इज एवरीथिंग दैट मेक्स अप वेल यू। The basic parts of the human body are the head, neck, torso, arm and legs. उसके बाद है कि कुछ फैक्ट्स हैं कि आपके ये सारी चीजें, इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक वैज्ञानिक सोच आपको अपने शरीर के प्रति विकसित हो कि 100 ट्रिलियन सेल्स हमारे पूरे बॉडी में होते हैं। 270 जब हम पैदा होते हैं तो 270 हड्डियां होती हैं जो कि 21 साल की अवस्था में आते आते वो 2 से 6 हो जाती हैं, क्योंकि बहुत सारी हड्डियां जो हैं वो फ्यूज भी होती हैं। हम एक दिन में 20,000 बार सांस लेते हैं। ये कोई ये इसको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके प्रति जागरूक रहना ये मेरा आग्रह है। ये सब है सुपर कंप्यूटर, इसमें 100 बिलियन नर्व सेल्स होते हैं और हमारे शरीर का 50% भाग जो है वो दरअसल पानी होता है। अब इसमें जो सबसे पहले है कि अभिनेता जो है वो जब मंच पे आता है तो हम कहते हैं अभिनेता से कि भाई देखो तुम्हारा पोस्चर नहीं अच्छा है। ये पोस्चर क्या है, इसको बार बार मैं मैंने किया है इस पूरे स्लाइड में कि इसको कहां से आगे किया जा सकता है क्या? हाँ ठीक है। अब है पोस्चर इज द पोजीशन इन विच यू होल्ड योर बॉडी व्हाइल स्टैंडिंग, सिटिंग और लाइंग डाउन। यानी ये कि सिर्फ खड़ा होना ही पोस्चर नहीं है। इस बात को साफ युवा अभिनेता बहुत साफ कर लें। क्या आपका बैठना और सोना ये भी पोस्चर के अंदर ही आता है, और अगर आप पोस्चर के बारे में जागरूक हैं तभी आप अच्छा अपने शरीर का सही उपयोग कर पाएंगे। अब इसमें 4 फिगर है जिसमें ये जो आपका जो फिगर है, फिगर ए जिसमें मैं कर्सर ले जा रहा हूं, ये है नॉर्मल पोस्चर या गुड पोस्चर। बाकी जो 3 है इसमें आप देखिए कि इसका जो गर्दन के पास का जो वो है यानी पीठ जो है इसकी इस तरह से मुड़ गई है।
ये गलत है। इससे क्या है कि ये जो है छाती के हिस्सा का ये के बीच का ये स्पेस भी बढ़ गया है। तो अब इसमें क्या है कि ये आप देखिए कि ये 3 जो कर्व है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 3 कर्व है, ये देखिए अगर ये ऐसा कर्व हो जाता है तो आपका ग्रेविटी जो नेचुरल लाइन ऑफ ग्रेविटी होना चाहिए, ग्रेविटेशनल फोर्स जो आपके बॉडी से क्रॉस करना चाहिए, वो बदल जाएगा। और उसकी वजह से आप न सिर्फ आपका पोस्चर खराब लगेगा, बल्कि यहाँ तक कि अध्ययन है लोगों का कि हमारे वोकल कॉर्ड पर भी उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अब ये कुछ और उदाहरण है जिसको आप देखिए। इसमें क्या कि आप कई बार देखिएगा कि ये देख रहे हैं ना, जिसने अपना नितंब जो है यानी बैक जो है आगे की तरफ किया हुआ है, इस आदमी ने अपना बैक पीछे किया हुआ है, इसने कंधा पीछे किया हुआ है और इसने अपनी गर्दन आगे की हुई है। गुड पोस्चर ये है। तो आप देखिए कि ये बीचों बीच कान, कंधा, क्योनी और उसके बाद नी के से गुजरते हुए एड़ी से निकल जाती है ये रेखा। ये एक अलाइनमेंट ये जरूरी है। गुड पोस्चर से क्या होता है? कीप्स बोन्स एंड जॉइंट्स इन द करेक्ट पोजीशन, करेक्ट अलाइनमेंट, so that muscles are being used properly। अब इससे क्या होता है कि गलत पोस्चर आप करेंगे तो आपके मसल्स को अतिरिक्त कार्य करना पड़ेगा। इसकी वजह से अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसकी वजह से स्ट्रेस होगा पूरे बॉडी में और आपकी वॉइस, आपका पूरा एक्सप्रेशन सारा टेंस हो जाएगा। उसके बाद है हेल्प्स कट डाउन ऑन द वियर एंड टियर ऑफ जॉइंट surfaces such as the knee to help prevent the onset of arthritis। उसके बाद फिर एक गुड पोस्चर उसी का अगला है कि और क्या गुड पोस्चर हो सकता है, इसको आप एक बार देख लें। डिक्रीजेस द स्ट्रेन ऑन द लिगामेंट्स इन द स्पाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो मेरुदंड है, स्पाइन है, इसमें एक कह सकते हैं आप कि मसल्स का बहुत एक जबरदस्त, अगर आप पहले स्लाइड को याद करें तो उसमें जो बैक जो फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी का स्लाइड मैंने दिखाया था, सो बैक का जो स्पाइन है उसको बहुत मजबूती के साथ हमारे जो लिगामेंट्स हैं, हमारे मसल्स जो हैं, वो उसको पकड़े रहते हैं। अगर हमारा पोस्चर गलत होगा तो उन लिगामेंट्स पर असर पड़ेगा और इसकी वजह से पीठ के दर्द या गर्दन के दर्द या कमर के दर्द की शिकायत तो होगी ही, और आप इस तरह के अभिनेता लगेंगे। ये जो अगर कोई ऐसा अभिनेता है इस तरह लगेंगे। और एक अच्छा और संतुलित पोस्चर वाला अभिनेता ये है। इसके बाद है, इसको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आप देख रहे होंगे बार बार, क्योंकि आपके दिमाग में बैठ जाए। गुड पोस्चर helps you in keeping bones and joints in the correct positions। को बार बार दोहराने की जरूरत है। जैसे मैंने पूर्व में निवेदन किया कि आप बार बार अपने को अगर सचेत करेंगे, बार बार आप अभ्यास करेंगे, याद करेंगे, आप जैसे मंत्र को याद करते हैं, जो अच्छी बातों को याद करते हैं, अच्छी कविता, तो जब याद करते हैं तो वो आपके बैक ऑफ द माइंड चला जाता है, सबकॉन्शियस में, और उसके बाद वो एक एफर्टलेस एक परफॉर्मेंस शुरू हो जाता है। इसमें है करेक्टिव वर्कआउट फॉर, इसके लिए बहुत सारे वर्कआउट हैं ये जिसकी अभी हम लोग फिर कभी चर्चा करेंगे। फिर हमने बताया कि व्हाट इज पोस्चर, इसको फिर हमने बार बार रिपीट किया है। इसमें ये है कि ये नॉर्मल है ये, इसके बाद ये आप देख लीजिए सब, ये देख लीजिए ये इसमें क्या क्या है, फ्लैट बैक। फ्लैट बैक भी, ये जो कर्व होना चाहिए यहाँ, ये जो कर्व है, ये कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है उस वक्त। हाँ, इस फिगर में क्या है कि ये कर्व ही खत्म हो गया है ये, तो इन चीजों को भी बड़े ध्यान से देखने की जरूरत है और हमको देखना है कि हम इसमें से हमारी बॉडी किस टाइप की है, क्या इस टाइप की है, इस तरह की है, बहुत अच्छी बात है, ये इस तरह की है, इस तरह की है या इस तरह की है।
एक दूसरा मतलब वो उसी को समझाने के लिए कि देखिए ये कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कर्व ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, इसका एक तरीका है कि आप कैसे देखेंगे कि आपका ये जो लुम्बर रीजन जो है उसमें जो कर्व बन रहा है वो कितना सही है। तो उसका तरीका है कि मुट्ठी को बहुत आराम से आप यूं बांध लें और किसी दीवार के सहारे खड़े हो जाएं। आपको अपनी जांच करनी है कि हमारा जो कर्व है बॉडी का, या हमारा पोस्चर सही है रहता है या नहीं। तो आप दीवार के पास खड़े हो, आपकी एड़ी सटनी चाहिए दीवार से। उसके बाद आपका नितंब यानी आपका हिप जो है, हिप का जो उभार है वो उसको छूना चाहिए। उसके बाद कंधा, उसके बाद सर, और कोई बॉडी का पार्ट अगर टच कर रहा है इसका मतलब आपका पोस्चर सही नहीं है। उसके बाद इस मुट्ठी को ये कमर के इस आर से, इस यहां से आर पार ले जाने की कोशिश कीजिए। इस मुट्ठी को कमर के ऐसे ले जाने की कोशिश कीजिए दीवार के नजदीक से। अगर आपका बहुत आसानी से नहीं, थोड़ा संघर्ष करने पर वो हाथ आपका अंदर जाता है, मुट्ठी जाती है, आपका वो कर्व सही है। लेकिन बहुत आसानी से जाता है तो इसका मतलब आपका कर्व ज्यादा है, और जाता ही नहीं है तो इसका मतलब आपका कर्व वहां फ्लैट है, जिसको फ्लैट बैक कह रहे थे हम लोग इसके पहले। वो फिर मैंने यहाँ रिपीट किया व्हाट इज पोस्चर, क्योंकि बार बार इसको मैं रिपीट करना चाहता हूं। उसका इसको भी मैंने फिर रिपीट किया है। अब आ जाते हैं हम लोग ये करेक्ट सिटिंग पोस्चर। अभी सिटिंग पोस्चर में मतलब यहाँ मैंने जो फिगर लिया है वो कुर्सी पे बैठे व्यक्ति का फिगर लिया है, करेक्ट सिटिंग पोजीशन। इसमें ये जो ये व्यक्ति है इसने वो गलत ढंग से बैठा हुआ है, ये इसका सही तरीका है। फिर उसने क्या किया है कि ये कान के मध्य से, मैंने कान का जो ये हिस्सा होता है इसके बीचों बीच से ये लाइन गुजरती है और आपके कंधे से होते हुए आपके ये यहाँ पर जो पेल्विक रीजन है वहां तक जाता है। सो स्ट्रेट ये होना चाहिए, और सॉरी हाँ ये इसके बाद सीधे नीचे चला जाता है। इसको आप पढ़ लें, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, समय की बचत होगी। ये भी फिर उसी को स्लाइड तो वही रिपीट है, लेकिन इसमें करेक्ट रिलीज द पोजीशन स्लाइटली about 10 degree. This is a good sitting posture. Distribute your body weight evenly on both hips. Bend your knees at a right angle. Keep your knees even with or slightly higher than your hips. इसको आप एक बार देख लें। Keep your feet flat on the floor. यानी कि आप कई बार होता है कि हम अपने अंगूठे को फ्लोर पर रखते हैं। इसका कहना है मैंने ये है कि फ्लैट आपको रखना है अपने उसको, इतने इस तरह का आपको एडजस्ट करना है कुर्सी की ऊंचाई कि आपका पैर जो है वो फ्लैट हो जमीन पर। ट्राई टू अवॉइड सिटिंग इन द सेम पोजीशन फॉर मोर देन 30 मिनट्स, यानी इसको बदलते भी रहना है। हाँ, अब ये कहा जैसे एट वर्क एडजस्ट योर चेयर हाइट and workstation so that you can sit up close to your work and tilt it up towards you. Rest your elbows and arms on the chair or desk, keeping your shoulders relaxed. तो ये बैठने के बारे में एक हो गया मोटे तौर पे जो है। इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो है ये सही तरीका है और ये गलत तरीका है। हम लोग आमतौर पे इसी तरह से काम करते हैं। अब नेताओं को इस पर ध्यान रखना होगा। अब हेल्दीएस्ट स्लीपिंग पोस्चर ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि आप सोते भी हैं। अभिनय में भी आपको कई बार सोना होता है और अपनी जिंदगी में आप सोते हैं। पोस्चर जो है इसे आपका बिगड़ जाएगा अगर आप ठीक से नहीं सोएंगे। आपका स्लीपिंग पोस्चर भी बहुत सही होना चाहिए।
तो आप देख रहे हैं फिगर में कि ये गलत तरीका है, यानी अगर सर बेंड कर रहा है गर्दन से तो ये भी गलत है, अगर ये सर बहुत ऊंचा है तो ये भी गलत है। एक अलाइनमेंट होना चाहिए। और अगर चित सो रहा है कोई व्यक्ति तो उसमें भी ये जो फिगर है ऊपर नीचे, ये देखिए टू लो टू हाई, करेक्ट पोस्चर। तो ये इसको देखिए ध्यान से और इसको एक बार ट्राई टू स्लीप इन ए पोस्चर दैट हेल्प्स यू मेंटेन द कर्व इन योर लोअर बैक। देखिए वो लोअर बैक का कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद ये रिकमेंड करता है, ये जिसने भी एक रिकमेंड किया है, we recommend lying on your back with a pillow under your knees if more comfortable, or on your side with your knees slightly bent. It is preferable to not sleep on your side with your knees drawn up to your chest. यानी कई बार होता है कि हम करवट सोते हैं, दोनों पैर को अपने छाती में लगा लेते हैं, ये गलत है। इससे क्या होता है कि आपका जो पूरा शरीर जो है वो धीरे धीरे बैड शेप उसका होगा, आपका पोस्चर भी पोस्चरल वो गड़बड़ी शुरू हो जाएगी। ये भी आप देख लीजिए कि वो करवट में सो रहा है, इसने तकिया लगाया है, इस तरह से आप करके सो सकते हैं। इस घुटने को आप आगे ला करके भी सो सकते हैं। योगासन में भी इसको प्रेफर किया गया है, और योगासन में भी इसकी अनुशंसा की जाती है कि आप बाएं करवट में, ये तो दाएं करवट सोया हुआ है, बाएं करवट में आप बाएं करवट सोएं और दाहिना जो आपका पैर है वो एल शेप में उसको क्रॉस करता हो। यानी ये जो है, ये यहाँ पर जो ये इसका नी है, घुटना है, ये इसको यहाँ ला सकता है। और चित सोने में तो ये आप देख ही रहे हैं। इसमें ये है कि ये जो आपकी मोटाई है, शरीर की जो मोटाई है, तो ये सर जो है ये अलाइनमेंट रहना चाहिए, इतना ही ऊंचा हो, तकिया की ऊंचाई उतनी होनी चाहिए, ताकि ये अलाइनमेंट जो है, ये जो जैसा मैंने आपको निवेदन किया कि ये जो आपका कर्व सीधा जो लाइन जो जा रही है बॉडी से क्रॉस हो रही है वो मेंटेन रहे। अब क्या है कि कुछ कॉमन जेस्चर्स हैं, ह्यूमन जेस्चर्स हैं। तो देह भंगिमा या शरीर मुद्रा जिसको आप कह सकते हैं, तो आप देखिए इसमें ग्राफिक के जरिए ये बताया है कि डिफरेंट हम जो करते हैं, मूवमेंट करते हैं, ये सब जेस्चर के अंतर्गत है। पोस्चर यानी कि जो हमारी शारीरिकी है या शारीरिक स्थिति है, बॉडीली पोजीशन जो है वो हुआ पोस्चर। यानी हम खड़े हैं, बैठे हैं या सोए हुए हैं, ये पोस्चर है। और जो हम अपने शरीर से करते हैं, गति करते हैं, क्रिया करते हैं, वो जेस्चर है। इसलिए अब अलग अलग है कि हैंड जेस्चर अलग है, बॉडी का अब जैसे हम कहते हैं कंधा उचका के मुझे नहीं पता, तो ये सारे जेस्चर के अंतर्गत आते हैं। यानी ये जिसको और अगर शायद आप समझ सकें, जिसको आंगिक अभिनय भी कहते हैं। इसमें इसका ये देखिए, ये मैंने जानबूझ के रखा, जो मैंने कहा था शुरू में, स्टाइलाइजेशन जिसको कहते हैं। तो जैसे कि संस्कृत के जो संस्कृत रंगमंच या उसके जो अभिनय पद्धति है उसमें स्टाइलाइज था, न सिर्फ हस्त मुद्राएं स्टाइलाइज थी, बल्कि उसका जो मूवमेंट है वो भी स्टाइलाइज है। तो ये सारी कुछ मुद्राएं हैं जो कि आपको गूगल सर्च में मिल जाएंगी। ये कोई बहुत माने बड़ी बात नहीं है। पटाका, शुकतुंडा, ये सब अलग अलग, अर्धचंद्रा, ये सब अलग अलग ये है। करतरी मुखा, मुष्टि, कथका, ये सब जो है, ये शिखरा। इसमें एक बहुत मुझे दिलचस्प लगता है, इसमें नहीं है, वो ये है, ये एक मुद्रा है जिसको आप बहुत सारे नृत्य में देखा होगा आपने। ये शिवलिंग है दरअसल, ये इस तरह से, ये भी एक मुद्रा है। तो अगर इसलिए अभिनेताओं को न सिर्फ पढ़ना चाहिए, कविता पढ़नी चाहिए, कहानी पढ़नी चाहिए, उपन्यास पढ़ना चाहिए, बल्कि कला वीथिकाओं में यानी पेंटिंग गैलरी और म्यूजियम्स भी जाना चाहिए। हमारे प्राचीन
जो हमारी मूर्तियां हैं उनमें उनकी जो देह यष्टि है उसमें आपको स्टाइलाइजेशन समझ में आएगा। स्टाइलाइजेशन क्या है? स्टाइलाइजेशन और जो सामान्य जो रियलिस्टिक जिसको हम कहते हैं या नेचुरलिस्टिक मूवमेंट या नेचुरलिस्टिक जेस्चर और स्टाइलाइज्ड, 1 घंटा हुआ हो गया है वैसे तो इसको मैं छोड़ रहा हूं। मैं एक कहानी सुनाना चाह रहा था, एक कमलेश दत्त त्रिपाठी जी का संस्मरण, लेकिन वो फिर कभी अभी वो मैंने दिखलाया कि पारंपरिक था वो। ये पारंपरिक मुद्राएं हैं, हस्त मुद्राएं, ये आपको भरत की नाट्य शास्त्र में मिलेगा। और जो ये भरतनाट्यम वगैरह जो शैलीबद्ध शास्त्रीय नृत्य है उसमें भी ये मुद्राएं मिलेंगी आपको। इन सब का अपना एक की शैली में आबद्ध है ये सारी मुद्राएं। जैसे अगर आप एक उदाहरण के तौर पे अगर मैं ये करता हूं तो भरत के नाट्य शास्त्र में है कि ये इसका अर्थ होता है एक, और अगर ये ऐसे हो जाता है तो इसका मतलब होता है सूची माने सुई। इसका ये मतलब होता है, एक और अर्थ होता है जिसका चेतावनी भी हो इसका। तो इस तरह से तो मैं वो जो संस्मरण सुनाना चाह रहा था वो उसमें कमलेश दत्त त्रिपाठी ने एक बार मुझे चैलेंज कर दिया था। आप जानते हैं कि कमलेश दत्त त्रिपाठी एकमात्र भारत में माने उत्तर भारत में हैं रंग निर्देशक और चिंतक जिन्होंने संस्कृत भाषा में नाटक किया है। तो उनसे एक बार मेरी बहस हो गई थी कि ये भरत के नाट्य शास्त्र उनकी हस्त मुद्राओं की तालीम और शिक्षण का क्या मतलब है, अब तो हम आधुनिक नाटक कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे चैलेंज किया था कि कोई भी तुम ऐसी हस्त मुद्रा बनाओ। मैंने कई तरह की हस्त मुद्राएं बनाई तो उन्होंने कहा सबका आपने जितनी मुद्राएं आपने परवेज बनाई वो सब भरत के नाट्य शास्त्र में है। तो ये है, तो हमारा जो संबंध है परंपरा से इस रूप में जीवंत संपर्क बना रहना चाहिए। ये कुछ आधुनिक है और इसमें भी देखिए ये जो मुद्रा है ये मुद्रा भी आपको भरत के नाट्य शास्त्र में मिलेगी, ये मिल जाएगी मुद्रा। तो ये कुछ मैंने मुद्राओं को जो कि आधुनिक मुद्राएं हैं, जैसे ये फोन के लिए ये जो आजकल ये सब नई मुद्राएं हैं, मॉडर्न हैंड जेस्चर्स। अब ये इसमें ये है कि कुछ देह भंगिमाएं हैं, जैसे हम करते हैं ऐसे करते हैं, अलग अलग जो भंगिमाएं बनाते हैं देह की जो भंगिमाएं हैं बॉडी जेस्चर्स, तो उसका यहाँ पर मैंने प्रदर्शन आप लोगों को दिखाने की कोशिश की है। इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है बॉडी मूवमेंट, शारीरिक गतिचर्या और लोकोमोशन। यानी शारीरिक गतिचर्या और गतिशीलता ये दोनों दो चीज है। शारीरिक गतिचर्या में सब कुछ है जो शरीर द्वारा गति पैदा की जाती है। जो गति, जैसे अगर हम ये कर रहे हैं, अगर हम उत्साह में अपने दोनों हाथ को आगे, ये भी एक तरह का मूवमेंट है। हम एक जगह खड़े होकर के यूं करते हैं और आकाश की तरफ देखते हैं, तो ये भी एक तरह का मूवमेंट है। लेकिन लोकोमोशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये भी मूवमेंट ही है। तो मैंने इसको अलग इसलिए किया कि ये जो मूवमेंट है ये एक जगह से दूसरे जाना या दूसरी जगह जाना और शरीर की अलग अलग जो क्रियाएं हैं वो दोनों को अलग मैं करना चाहता था। इसलिए मैंने लोकोमोशन और मैंने एक जगह से दूसरी जगह जाने की जो प्रयास है वो लोकोमोशन के अंदर आता है। और बॉडी मूवमेंट में सारी चीजें आ जाती है इंक्लूडिंग लोकोमोशन। अब यहाँ आज का मैं समाप्त करूंगा। इसके बाद ये मेरा सबसे प्रिय, अभिनय में सबसे प्रिय है विषय है, वो है वॉइस। मित्रों, मुझे याद नहीं है, अगर आप में से किसी को याद हो और आप बता सकें। एक बार किसी पश्चिमी अभिनेता से किसी ने पूछा था कि अभिनय कला की सबसे
तीन महत्वपूर्ण बात क्या है। तो उस अभिनेता ने, जो बहुत ही प्रसिद्ध कोई अभिनेता थे, मुझे नाम अभी याद नहीं है, तो उन्होंने तीन बातें कही। उन्होंने कहा कि वॉइस, वॉइस और वॉइस। उन्होंने तीनों पर तीन जो अनिवार्य तत्व बताए, उसके तीनों में कहा वॉइस, वॉइस और वॉइस, यानी ध्वनि ध्वनि ध्वनि। उसमें वो ध्वनि से उनका मतलब सारी चीजें जो आप ध्वनि यंत्र से प्रस्तुत करते हैं, उसमें सारा का सारा जो ध्वनि विधान जो है, साउंड का जो पूरा का पूरा सिस्टम है, वो सब कुछ उसमें शामिल है। आप में से जो कुछ लोगों ने, कुछ लोगों ने मेरे साथ काम किया है या अथवा मेरे काम के बारे में थोड़ा जानते हैं, मेरी प्रक्रिया के बारे में, तो मैं पाठ पर सबसे ज्यादा जोर देता हूँ। और मेरा जो पूरे रिहर्सल का, अगर मैं 3 से 4 महीने तो रिहर्सल में सामान्य नाटकों का करता हूँ, तो बल्कि एकल अभिनय में जो विश्व साहनी की कहानी साग मीट या अमृतसर आ गया है, इसका भी रिहर्सल यात्रास इसका भी रिहर्सल 3 महीने 4 महीने मैंने किए हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव आप लोगों के साथ साझा करूं, कि कई बार क्या होता है कि हमारे पास जो आलेख है, जैसे हमने कई ऐसे नाटक किए हैं जो कि बहुत जटिल उनका विधान था, बड़ा जटिल उसकी बुनावट थी। तो एक बार या 2 बार में भी नहीं समझ में आता, कई नाटक ऐसा होता है। तो हम लोगों ने एक सूत्र पकड़ा, हमारे ग्रुप के तमाम लोगों ने, और हमने वो उसी प्रोसेस को हम लोग फॉलो करते हैं कि शब्द शब्द से, वाक्य से एक अंश, बड़ा अंश, और उसके बाद वो पूरा का पूरा एक सब सीन के अंदर, जो अगर आप एक कई सीन्स में बांटते हैं, अगर वो उपदृश्य, तो एक उपदृश्य, एक शब्द को उच्चारण करते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया आपके शरीर में होती है, तो वो एक्सप्रेशन में कन्वर्ट होता है। तो ये हमारा मेथड है। हो सकता है ये थोड़ा समय लेने वाला हो, लेकिन इस तरीके से मुझे सफलता मिली है। और बहुत सारे लोग हैं, बल्कि ज्यादा लोग हैं अभी आजकल, माफ कीजिएगा, जो 2 या 4 दिन की रीडिंग के बाद अभिनेताओं के साथ फ्लोर पे आ जाते हैं और ब्लॉकिंग वगैरह शुरू कर देते हैं। तो मैं अगर उसको 4 हिस्से में अगर हम बांटे पूरी रिहर्सल को, तो तकरीबन 60 से 75% हिस्सा जो है वो मेरा आलेख से रहता है, आलेख से जूझने का काम रहता है। और जब तक हम उसको पूरी तरह से हल नहीं कर लेते, तब तक हम ब्लॉकिंग नहीं करते हैं। और हम ये देखते हैं कि शब्द, ध्वनि और शब्द से उच्चारित अर्थ से हमारे एक्शन भी हैं, वो खुद ब खुद क्रिएट होने लगते हैं। मित्रों, हमको कुछ शब्दावलियों से भी परिचित होना चाहिए। उसमें कुछ चीजें हैं, जैसे कि ये तो मुझे शायद इसके बारे में बताना चाहिए था। स्टेज के बारे में अभिनेता को भी पता होना चाहिए कि स्टेज के अलग अलग अंग उपांग क्या हैं, उसके कितने हिस्से हैं। अगर कोई डायरेक्टर कहता है कि आप स्टेज जाओ, डाउन स्टेज जाओ, अप लेफ्ट जाओ, तो इसका क्या मतलब है? मेरे ख्याल से आप सब लोग जानते हैं, जो भी नया युवा अभिनेता है। कुछ बातें हैं जिनको मैं चाहता हूं आज शेयर करना, कि 2-3 स्पीच और वॉइस से संबंधित 2-3 बिंदु हैं जिन पर मैं अलग से बात करना चाह रहा हूं। वो है वॉल्यूम, पिच, पेस, टेक्सचर और टिम्बर। इससे ज्यादा मैं आज यहीं पर समाप्त करूंगा। तो आप अब ये अक्सर होता है कि हमारे निर्देशक बोलते हैं कि देखो भाई, तुम्हारा पिच बहुत हाई हो गया है। पिच हाई होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा बैड पोस्चर भी एक कारण हो सकता है,
कोई और दूसरा कारण भी हो सकता है। जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि अगर आपने एक जूता पहना हुआ है और जूते की एक कांटी आपको, कील जो है वो आपके अंगूठे में चुभ रही है, तो उससे भी आपको एक तनाव हो सकता है और आपका पिछाई हो जाएगा। तो वॉल्यूम और पिच में ये अंतर करना बहुत जरूरी है। ये अंतर करना मैंने कारण जी से समझा, इसकी अवधारणा समझी। वॉल्यूम का क्या मतलब हुआ? वॉल्यूम मतलब है मात्रा, किस मात्रा में वॉइस आप दे रहे हैं। वॉल्यूम का ये मतलब, जैसे रेडियो में अगर कोई गाना आ रहा है, उसका वॉल्यूम आप बढ़ा देते हैं, यानी मात्रा, आवाज की मात्रा बढ़ जाती है, वो वॉल्यूम हुआ। पिच दरअसल सुर है, पिच दरअसल स्केल है। यानी अगर मेरे नजदीक कोई है तो मैं कहता हूं कि भाई मुझे एक कप चाय बना से बढ़ा दें आप, तो ये मेरा जो पिच है वो काफी नीचे है, माने नीचे की तरफ है। जो यानी अगर हम कहें कि 3 सप्तक होता है, तार सप्तक, मध्य सप्तक और मंद्र सप्तक, तो जैसे हम रिलैक्स होते हैं या हम नजदीक होते हैं किसी के पास में, मेरे पास में कोई बैठा हुआ है, तो मैं धीरे से उसको कहता हूँ, तो मेरा ये जो स्केल है वो नीचे होता है। लेकिन अगर कोई थोड़ी दूर पर है तो मैं कहता हूँ चाय जरा सा बना के भेजिएगा। और अगर कोई बहुत दूर है तो मुझे अपने पिच को और हाई करना पड़ता है कि चाय भेजिएगा। ये जो स्केल है इसको समझना बहुत जरूरी है कि वॉल्यूम एक चीज है और पिच जो है वो स्केल है। इसलिए हम लोग बार बार अभिनेताओं को कहते हैं कि आप लोअर स्केल पर, लोअर पिच पर अभ्यास करें, ताकि आप लोअर पिच पर भी बोलना हो तो बहुत पूरे वॉल्यूम का इस्तेमाल आप कर सकें। स्केल आपका नीचे है लेकिन वॉल्यूम पूरा है, वॉल्यूम होना चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम और स्केल का जब आप संतुलन करेंगे तभी आप सही प्रभाव उत्पन्न कर पाएंगे और आप अपने वोकल कॉर्ड का कोई नुकसान नहीं करेंगे और सही ड्रामेटिक इफेक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। अब पेस या मीटर पर मैं ज्यादा नहीं बात करूंगा, पेस की बात मैं करूं कि अब जैसे कि जिस गति से आप बोलते हैं, जैसे आप बोलते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये गति है। तो कई बार होता है कि हम सामान्यतः हाई पिच में बोलते हैं, वॉल्यूम लो होता है और हमारी गति जो है वो बहुत धीमी होती है, जिसको कई बार कहते हैं कि ड्रैग कर रहा है। तो जो गति है वो खींच रहा है। ये भी बहुत जरूरी ये समझना अपने निर्देशक और अपने वरिष्ठ अभिनेता मित्रों के साथ कि वो पेस सही समय, सही चरित्र और परिस्थिति के अनुसार हमारा इस समय क्या पेस है। टेक्सचर जो है ये मैं इसलिए कहना चाहता हूं, ये इसको मैंने यहाँ शामिल किया कि आवाज में जो गीलापन होता है, जो ह्यूमिडिटी होती है, जैसे कोई कहता है बहुत प्यार करता हूं तुमको, एक आवाज में एक ह्यूमिडिटी के साथ, एक आवाज में नमी के साथ, और कोई बहुत ही काठ की तरह या लकड़ी की तरह, लकड़ी से निकल रही आवाज जिसको कहते हैं। क्या समझते हैं आप अपने आप को? मेरी आवाज में जरा सा भी कोई नरमी नहीं। टेक्सचर का मतलब जैसे हम आम बोलचाल में कोई बुनावट कैसी है उसकी, वो कैसे उसको बुना गया, तो जो वो बुना जा रहा है तो उसमें जो नमी, ह्यूमिडिटी कितनी है, कितनी ह्यूमिडिटी उसमें शामिल है, कितना रूखापन है। उसके बाद टिम्बर जो है वो खास तरह की क्वालिटी जो होती है, वॉइस की जो क्वालिटी है, रेजोनेंस अलग लोगों का अलग अलग तरह से होता है। जैसे अनंग देसाई जो बोलते हैं, थोड़ा नेजल वॉइस उनकी आती है,
तो आप जरा सा ध्यान दे करके कुछ अच्छे अभिनेताओं को याद करें, नसीरुद्दीन शाह हैं, बल्ला सानी, तो इन लोगों का जो टोनल क्वालिटी है, सबकी अपनी एक विशिष्ट वॉइस की क्वालिटी है। तो टिम्बर दरअसल उसी वॉइस की क्वालिटी को इंगित करता है। अब क्या करना चाहिए मुझको? नहीं हो रहा। हेलो, क्या करना चाहिए? स्पेंड नहीं कर रहे हैं। हेलो, हाँ, अब मैं यहाँ आज इतने ही क्योंकि 8:45 हो रहा है। अगर कुछ सवाल भी हो और आप लोग बताइए कि कुछ और जाना माने मुझसे कुछ अपेक्षा रखते थे तो आप बताएं कैसा लगा आप लोगों को, तो आगे बात बढ़ाई जाए। धन्यवाद परवेज अख्तर साहब, काफी महत्वपूर्ण वक्तव्य आपने रखे, एक संवाद किया और इसको बीच में रोकना एकदम बिल्कुल झटके की तरह लग रहा है। निश्चित तौर पे कल हम लोग मिलेंगे। हमारे साथियों ने कुछ सवाल रखने की कोशिश की है। मैं चाहूंगा कि वो सवाल हम लोग रख सकते हैं और बात कर सकते हैं। नहीं, रख लीजिए, चैट में आया होगा ना? जी जी, एक भी सवाल तो इसमें नहीं है, सवाल नहीं है ये। ऑल द बेस्ट, गुड इवनिंग, यही तो है। एक रोशन ने कहा है भैया आपका माइक म्यूट है। जी जी, कोई सवाल नहीं है इसमें। अच्छा 1 मिनट में चेक कर रहा हूँ। लाइव पूछ ले। जी जी, अगर किन्हीं को कोई सवाल करना हो तो सवाल कर सकते हैं। किन्हीं को कोई सवाल? हेलो, एक सवाल आया था कि वॉइस पे कैसे काम करें। ये राजशेखर गुण हैं, उन्होंने फेसबुक पे आपसे सवाल पूछा है कि अपनी आवाज को लेकर हम कैसे काम कर सकते हैं। अच्छा, उसमें बेहतर ये है कि सबके पास हारमोनियम तो होता नहीं है, लेकिन अगर जिस मित्र के पास हारमोनियम हो तो उस पे आप अपना, जैसे किसी भी संगीत के जानकार या आपका कोई मित्र जो संगीत सीख रहा हो तो उससे आप समझ लें कि आपका जो सरगम क्या है, आपका सा क्या कौन सा है, और लोअर स्केल पर लगातार अभ्यास करने का कोशिश आप करें। ये पटना इप्टा से जुड़े हुए थे विनीत कुमार, मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, और वो लगातार सा प दबा करके पूरा नई पड़ जाते थे। तो उसी तरह से आप हारमोनियम पर लगाकर मैंने अभ्यास करें ताकि लोअर स्केल पर, जैसा मैंने आग्रह किया, मैं अभिनेता नहीं हूँ, मैंने लोअर स्केल पर भी आप पूरा वॉल्यूम क्रिएट कर सकें, ये अभ्यास करना होगा। और हर तरह की, जैसे मैंने कहा कि ह्यूमिडिटी, आवाज में ह्यूमिडिटी कैसे बढ़ रही है, कैसे कम हो रही है, और इसी तरह से आप अपने आवाज की जो आपकी क्वालिटी है उसको समझना, उसमें उसको कैसे हम दुरुस्त करें। बहुत सारे, ये कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने वो बताया था। कल थोड़ा सा हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन फिर भी कल हम लोग ज्यादातर चर्चा करेंगे कि हम अपने आलेख से कैसे निपटे हैं, अपने आलेख से कैसे हम संबंध बनाएं, और भाषा को लेकर के जो सवाल हैं, जो मेरा जो रियलाइजेशन है कि कैसे हम उसके साथ अपना संबंध बनाएं, और तब हम एक
नाट्य रचना की रचना की तरफ बढ़े, तो वो कल का विषय रहेगा। तो मैं ये कह रहा था कि दूसरा एक और भी है कि जब हम कोई टेक्स्ट उठाते हैं सामने, तो मान लीजिए कि अंधा युग का कोई है, ये मेरा धनुष है, धनुष अश्वत्थामा का, जिसकी प्रत्यंचा खुद गुरु द्रोण ने चढ़ाई थी, आज जब मैंने देखा दुर्योधन। ये पहली बार जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको कथा के बारे में भी थोड़ा बहुत पता है, तो ये आपको ये भी मालूम होगा अश्वत्थामा जो है वो दुर्योधन को बहुत बुरी हालत में देख करके लौटा है और चिल्ला रहा, आर्तनाद कर रहा है। तो मेरा आग्रह है कि आप अभिनेता जब अभिनय की तरफ का जो आलेख आप, तो ना आप अश्वत्थामा हैं। किसका प्रश्न था ये, राहुल? हेलो, किसका प्रश्न था? ये सवाल था। अच्छा, जिसका भी सवाल था। जी जी। तो मेरा ये कहना है कि वो व्यक्ति, मान लिया कि वो संजय नाम है उसका, जी जी। तो वो संजय के तौर पे उसको पढ़ना है, न कि अश्वत्थामा के तौर पे पढ़ना है। अश्वत्थामा तो वो बाद में बनेगा, पहले तो संजय के तौर पे तो उसको पढ़ो। बिल्कुल। इसलिए मैं आग्रह करता हूं अपने युवा मित्रों से कि रोज सुबह जो हिंदी अखबार, जो अच्छे हिंदी अखबार हैं, उनका जो संपादकीय होता है, उसका 1/4 हिस्सा निशान लगा करके जोर जोर से साफ साफ पढ़िए, ताकि आप सुन भी सके। ये अभ्यास आप करिए रोज। एक सवाल और है, एक सवाल और है। ये सवाल अभिषेक आकाश ने किया है कि बिना किसी वाद्य यंत्र के कैसे वॉइस पर अभ्यास कर सकते हैं? बिना किसी वाद्य यंत्र से मतलब है कि हारमोनियम के बिना कैसे जी अभ्यास जी किया जा सकता है? जी। हाँ, थोड़ा मुश्किल तो है, हारमोनियम तो चाहिए ही चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए मैंने प्रारंभ में ही कहा कि आप अपने किसी मित्र के यहाँ, अगर आपके पास ना हो, सबके पास तो होता नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि उसको कल्चर करना, वॉइस कल्चर, तो आपको अभ्यास तो करना होगा। एक वैसे मैं बताऊं कि मेरे एक मित्र थे, तो उनको गाने का भी बहुत शौक था और बहुत बहुत अच्छी आवाज भी थी उनकी, आकाशवाणी में थे, शानुर रहमान। तो ये मैं मजाक मजाक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हंसी आ जाती है कि घड़े में मुंह डाल करके वो रियाज करते थे। तो घड़े में मुझे ये अपनी आवाज की पूरी क्वालिटी जो है वो समझ में आती है। आप घड़े में मुंह डाल करके अगर आप बोलते हैं, कोई डायलॉग बोलते हैं, तो दरअसल क्या होता है कि हम अपनी बात नहीं सुनते हैं। कई बार ऐसे करके हमको कान अपने अपनी आवाज सुनने का प्रयास करना चाहिए। इस तरह से आप इसको हटा के सुनिए और फिर इसको लगा के सुनिए। तो वाद्य यंत्र नहीं है तो कुछ इस तरह का उपाय हो सकता है। नदी के किनारे, तालाब के किनारे अभ्यास करें तो वो ठीक रहता है। एक और सवाल है नीरज निराला का कि हाँ, पढ़ लिया हमने। हाँ जी, वॉइस वो को कब कितना पेस देना है, कैसे समझें। तो अब ये तो बंधु, ये तो यही तो है कि हम तो देखते हैं जीवन में, जो जिसको हमने कहा कि पर्यवेक्षण, ऑब्जर्वेशन। आप देखते हैं कि जब हम कोई बहुत गुस्से में होता है तो वो अपनी बात, ये कई बार क्या होता है कि हम अपनी हमारी आवाज जो निकलती नहीं है गुस्से में कभी। और पेस का मतलब क्या हुआ? पेस कहने से मत डरिए आप कि पेस मैंने अंग्रेजी का शब्द है, इसीलिए हम तो चाहते नहीं, हम सब चाहते हैं कि हिंदी में ही हो। पेस का मतलब होता है गति। यानी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि जैसे आप बोलते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये जो है, ये आपको तय करना है कि क्या परिस्थिति है। वो निर्देशक और आपको मिलकर तय करना है। परिस्थिति बताएगी कि उसका पेस क्या है। यानी हमने बताया कि कॉमन फॉल्ट क्या होता है अभिनेता में, कि पिच हाई, वॉल्यूम कम और पेस स्लो। तो आप कभी भी कोई वो जो अपेक्षित जो नाट्य प्रभाव है उसका सृजन नहीं कर पाएंगे। अंतिम सवाल है भैया। किनका? हाँ, सुरेखा ने फेसबुक पे पूछा है
कि आज के थिएटर में, मॉडर्न थिएटर में मुद्राओं का क्या महत्व है, मुद्राएं कितनी महत्वपूर्ण है आज के मॉडर्न थिएटर में? सुरेखा ने पूछा। बहुत, हाँ सुरेखा जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। और मुझे लगता है कि बहुत संक्षेप में मैंने तो बताया भी, वो घटना मैंने बताई थी कि कमलेश दत्त त्रिपाठी जो कि बनारस के हैं और धर्मशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष थे, और उसके पहले कालिदास अकादमी के निदेशक भी रह चुके, और उत्तर भारत में विशेष तौर पर पूरे भारत उपमहाद्वीप में जो संस्कृत भाषा में नाटक करने वालों में कमलेश दत्त त्रिपाठी जी का नाम अग्रणी नाम है। तो इस विषय पर उनसे मेरी एक बार बात हुई थी। ये मैंने 1988 में मुक्ति पर्व किया था, उसके पहले की बात है, 1988 के पहले। वो पटना में आए हुए थे और उन्होंने, वो जब पटना आते थे तो मुझे भी सूचित करते थे, तो मैं गया मिलने के लिए, तो वो कार्यशाला ले रहे थे, तो वो वही पताका, अर्ध पताका, ये सारा कुछ अभ्यास करा रहे थे। तो हम लोग दीप्ता के लोग थे, बड़े क्रांतिकारी लोग, तो हम लोगों को लगता था कि ये संस्कृत और पौराणिक ये रंगमंच का की युक्तियों का क्या मतलब है। तो वो कान से ऊंचा सुनते थे। अगर आप में से किसी ने से मुलाकात कभी की हो, तो हियरिंग एड लगा रहता था, तो उन्होंने मुझे इशारा से बैठने के लिए कहा। जब उनका खत्म हुआ तो मेरे पास आए, वो खुद चाय नहीं पीते थे, मुझे चाय पिलाई है उन्होंने। तो हम लोग तो थोड़े से जो थोड़े लेफ्ट वाले लोग होते हैं वो बदतमीज भी होते हैं, तो हम लोग बदतमीज भी हुआ करते थे। तो हमने कमलेश जी से, मैंने ये सोच लीजिए कि धृष्टता मैंने की, बदतमीजी ही है कि हमने कहा ये आप क्या कर रहे थे कमलेश जी? तो हमने हस्त मुद्राओं का मैं वो करवा रहा था। हमने कहा क्या होगा इससे, मॉडर्न थिएटर का इससे क्या भला होने जा रहा है? मुस्कुराए। देखिए जो बड़े लोग होते हैं ना, वो हमेशा विनम्र होते हैं, मुस्कुराए। उन्होंने कहा परवेश तुम तो बहुत, मैंने उस समय नाटक वाटक कर रहे थे, तो थोड़ा सा लोग बात जानने लगे थे, तो उन्होंने कहा कि तुम तो बड़े युवा निर्देशक हो और तुम्हारा बड़ा ये रहता है, तो तुम ये ऐसा है कि ठीक कहते हो, मैं छोड़ देता हूँ आज ही से भरत का नाट्य शास्त्र और हस्त मुद्राओं के बारे में। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करो कि तुमने तो इतने सालों से अभिनय भी किया है, निर्देशन करते हो, तो कोई ऐसी मुद्रा देह से बना लो, कोई ऐसी हस्त मुद्रा तुम बनाओ, और और वो भरत के नाट्य शास्त्र में नहीं हुआ तो आज के दिन से मैं संस्कृत रंगमंच छोड़ दूंगा। तो मैंने जितनी भी मुद्राएं बनाई, वो सारी मुद्राओं के बारे में उन्होंने कहा कि ये वो फला मुद्रा है, ये फला मुद्रा है। यानी हम आज के जीवन में, इसी को मैं सुरेखा नाम था ना, हाँ सुरेखा जी, अगर मैं नाम सही ले रहा हूँ आपका, सुरेखा जी, जो मैं प्रारंभ में ये कह रहा था मैं कि शैलीबद्ध कर दिया हम नाट्य शास्त्र ने या शास्त्रीय नृत्य में, उन्हें शैलीबद्ध कर दिया है। यानी जैसे आप इसको ये समझ लीजिए कि जैसे अगर हम ऐसे करते हैं, ये मूर्ति शास्त्र में अभय मुद्रा इसको कहते हैं, अभय। यानी जब आप किसी देवता के सामने, किसी विष्णु की मूर्ति के सामने जाते हैं, तो विष्णु इस तरह से हाथ उनका होता है। ये दूसरी चीज है कि दूरदर्शन ने इसको वरद मुद्रा बना दिया, यानी इसे वरदान दिया जाता है। ये वरदान नहीं, अभय देने का है की मुद्रा है। यानी अगर आप उनके शरण में जाते हैं, ईश्वर के, प्रभु के, कृष्ण के, विष्णु के शरण में, तो वो ये ऐसे करते हैं, वो कहते हैं कि तुम मेरे शरण में आओ, मैं तुम्हें अभय करता हूँ, अभय देता हूँ। और वरद का मतलब ये वरदान देने की मुद्रा ये है। तो ये सब हम करते हैं। हम आज भी जब तर्पण करते हैं तो ये दरअसल कुछ देने की मुद्रा है। तो लेना देना, ये सारी मुद्राएं जो हैं, उनका उपयोग हम करते हैं आधुनिक रंगमंच में। हाँ, उसका रूप बदला रहता है, उसका थोड़ा सा उसमें, जैसे हम कहते हैं ना कि अगर हम 1930-40 की जो फिल्में थी, 50 की जो फिल्में थी उस समय के अभिनय को अगर आप याद करें सुरेखा जी, और अभी जो अभिनय में परिवर्तन आया है, दो बुनियादी अंतर आया है मुझे जो लगता है। जैसे कि वहां
नायिका बोलती है नायक से, जा रहे हो तो जाओ लेकिन मुझे भूल न जाना, ऐसे डायलॉग बोला जाता था। लेकिन आज वो आप देखिए, वो पूरी तरह से उसका स्वरूप बदल गया है। और हम हमारे माने परंपरा से, यानी ये जो शैलीबद्धता है, यानी हम ये प्रकृति से हमको जो मिला, यानी अगर हम खुश होते हैं तो ऐसे वाह क्या बात है, ऐसे करते हैं, ये हमको प्रकृति से। इसी को अगर आप भरतनाट्यम में देखिएगा तो काफी लार्ज होगा, और ये जिसको कहते हैं स्टाइलाइजेशन। तो हम भरत के नाट्य शास्त्र का की तमाम मुद्राओं का इस्तेमाल हम अपने दैनंदिन जीवन में करते हैं, तो भरत ने भी दैनंदिन जीवन से ही उन मुद्राओं को लिया था। बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब आपने इसी सवाल में, एक और हमारी भागलपुर इप्टा की साथी थी, उन्होंने सवाल रखा था कि कैसे अभिनय और नृत्य एक साथ मिल सकते हैं, आपने जवाब देने की कोशिश की। श्वेता भारती जी को निश्चित तौर पे अपने सवाल का जवाब मिला होगा, और कल भी आप हमारे साथ होंगे 7:30 बजे से, तो और भी कई सवाल हम लोग ले सकेंगे। आज का समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और बाकी लोगों ने ज्वाइन किया उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कि कल फिर हम लोग 7:30 में मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म पे, और आगे बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। बहुत शुक्रिया आप सबका ये अवसर देने के लिए, और अपना ये संवाद स्थापित करने के लिए अवसर देने के लिए। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, बिहार इप्टा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखते हुए मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे उम्मीद है कि मेरी बहुत सारी स्थापनाओं से आप सहमत होंगे। संजय